अंतरिम बजट इस सरकार का 2024 में आ चुका है। फाइनेंस मिनिस्टर ने बहुत सारे अनाउंसमेंट्स किए, एक लेखा जोखा दिया अपने 5 वर्ष और 10 वर्ष के जर्नी को, और आगे किस तरीके का डायरेक्शन रहेगा उस पर भी बातचीत हुई। बट इस बजट को और भी गहराई से समझते हैं। 2 स्पेसिफिक पिलर्स जिस पर बहुत ध्यान दिया गया है, एनर्जी स्पेस, हाउसिंग, और इन दोनों के ही जो लीडर हैं, जो रिस्पॉन्सिबल हैं इन दोनों ही सेक्टर्स के लिए। मेरे साथ इस वक्त हरदीप सिंह पुरी जी जुड़ रहे हैं, जो कि मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग यहाँ है। सर, बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद आपका। बजट की जो हम ओवरऑल इस बार इंटरिम बजट था, तो समझते हैं कि एक दायरे में ही हम अनाउंसमेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन जो हाउसिंग को लेकर और एनर्जी को लेकर फोकस सरकार की अब तक रही है वो तो अच्छी थी। आगे जो अब हम इस डायरेक्शन में काम देखेंगे, उस पर क्या तैयारियां चल रही है? थैंक यू स्वाति जी। पहली बात तो है कि ये कॉन्टेक्स्ट सेटिंग में इंटरिम बजट में मेजर पॉलिसी अनाउंसमेंट्स नहीं होती हैं जी, पर इंटरिम बजट ये एक बहुत स्पेशल काइंड का था। क्यों? क्योंकि जो 10 साल में देश में जो प्रगति हुई है, जो अलग अलग सेक्टर्स के जो रिपोर्ट कार्ड है 10 साल का, दैट इज वेरी इनकरेजिंग। वो कल महामहिम राष्ट्रपति जी के भाषण में भी था और आज भी वित्त मंत्री निर्मला जी ने उसको आउटलाइन किया। पर उसके बीच में उन्होंने उस सरकार की जो इंटेंट है, देखिए आप कंपेयर कर सकते हैं 2004 में क्या स्थिति थी, 2014 में क्या स्थिति थी, 2024 में क्या स्थिति है, आगे कहां जा रहे हैं हम। सब जगह ग्रोथ। अब शुरू करते हैं हम कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। पिछले 2-3 साल से हर वर्ष 30% इंक्रीज हो रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। आज कितना है? 10 लाख करोड़। तो ये तो इंटरिम बजट है, वोट ऑन अकाउंट है। ये तो किसी को भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि निर्मला जी कहेंगी कि अब आगे 30% बढ़ेगा। अरे 1 साल, ये तो इंटरिम बजट है मई जून 2024 के लिए, पर उसमें भी नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा 10 लाख करोड़ हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सपेक्टेशन बजट है, इसको हम 11.1 लाख करोड़ तक ले जाएंगे। स्ट्रेट अवे। सो ग्रोथ पर पूरा फोकस है, टोटल ग्रोथ पे और प्रोफेशनल सॉलिड ग्रोथ। जब आपकी अभी आपकी दुनिया में अलग अलग मॉडल्स आप कंपेयर करिए, तो हमने तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूट से गए। दूसरा, आईएमएफ की एक्सपेक्टेशन ग्लोबल ग्रोथ के लिए क्या है, आप उनकी भारत के बारे क्या दुगनी है फ्रॉम द वर्ल्ड दिस थिंग, उसको छोड़िए। आपने प्रश्न पूछा, 2 ऐसी मंत्रालय हैं जिनसे साथ मैं जुड़ा हुआ हूं। एक कोई 6-7 साल से और दूसरी अभी 2.5 साल से। एनर्जी पे आते हैं। विश्व भर में पिछले 2 साल जो टर्बुलेंस हुई है एनर्जी सेक्टर में, उसके बारे कोई जानकारी ज्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ती, सबको पता है। एक तरफ इकोनॉमिक लॉकडाउन था और उसके बाद प्राइसेस वेंट स्काई हाई। सारे पीरियड में पिछले 3 साल में अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी तीनों पे मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने इसको अच्छी तरीके से नेविगेट किया। ये शब्द जो नेविगेट, ये निर्मला जी ने भी किसी और कॉन्टेक्स्ट में किया, पर हमने नेविगेट किया। अब इसके बारे कौन से थ्रस्ट एरियाज हैं, बिल्कुल क्लियर तरीके से उन्होंने कहा कि हम तो बायोगैस में भी ब्लेंडिंग जो है मैंडेटरी करेंगे। देखिए, बायोगैस या बायोफ्यूल्स जो हैं, ये आप कहां ले जा रहे हैं इसको? आप अन्नदाता को ऊर्जादाता भी बना रहे हैं, और ऊर्जा के रूट के माध्यम से आप कृषि क्षेत्र को भी स्ट्रेंथन कर रहे हैं। जब हमने 10% बायोफ्यूल्स ब्लेंडिंग की, स्वाति जी, उस समय हमने 41,000 करोड़ का इंपोर्ट बिल सेव किया। उसके बदले हमने 42,400 करोड़ किसानों को दिया। अभी मेरे पास पूरा फिगर नहीं है, पर जो 12% हमने ब्लेंडिंग की है शुरू से 2014 से, कम से कम 90,000 करोड़ हमने ऑलरेडी इंपोर्ट पे सेव किया, और वही पैसा किसानों को गया। बायोगैस की क्या विशेषता है, मैं आपको, अगर आपकी इजाजत हो तो आधा मिनट लेना चाहूंगा जी। बायोगैस, अभी मैं उत्तर प्रदेश में था, उत्तर प्रदेश के पास इस समय 37 बायोगैस प्लांट्स हैं और हम इसको 100 पे ले जा रहे हैं। जो अभी बदायूं में योगी जी ने जिसका उद्घाटन किया प्लांट का, इट यूजेस पराली, एग्रीकल्चरल वेस्ट, जो राइस हस्क से होता है। अगर ऐसा प्लांट ना हो
तो हमारे किसान भाई क्या करें? शॉर्टकट में वही जो पंजाब में हो रहा है, पराली को जला दें और सारा दिल्ली विल बी एट चोक पॉइंट। कंप्रेस्ड बायोगैस इज अ वेरी प्रॉमिसिंग सेक्टर। तो आप देखिए क्या क्या काम हो रहा है यहां पे। बायोफ्यूल ब्लेंडिंग अब 1.4% से 12% तक पहुंच गए हैं। आपका जो टारगेट था 20% ब्लेंडिंग का 2030 तक, उसको आप 2025 तक ले आए। कंप्रेस्ड बायोगैस में जहां पे हमारी शुरुआत थोड़ी आहिस्ता हुई, आज माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि इसको हम प्रायोरिटी देंगे। देखिए, मैंडेटरी ब्लेंडिंग आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आपके पास विश्वास नहीं कि आपके पास बायोगैस होगी। जब आपको विश्वास आ जाता है कि बायोगैस होने वाली है, तब आप ब्लेंडिंग भी कर सकते हैं। यह है प्रॉब्लम। दूसरा, मैं हाउसिंग सेक्टर में आता हूं। 2004 और 14 के बीच में टोटल स्पेंड ऑन द अर्बन सेक्टर कितना था? 1,47,000 करोड़। हमारे 9 साल में, क्योंकि ये सारी योजनाएं जून 2015 में इनकी शुरुआत हुई है, 18-19 लाख करोड़ के ऊपर चला गया। अब मैं एक उदाहरण देता हूं, प्रधानमंत्री आवास योजना, उनकी स्कीम थी JNURM। उसके तहत उन्होंने 13 लाख घर आवास 13 लाख 10 साल में सैंक्शन किए और कुल 8 लाख बनाए। हमारा फिगर देख लीजिए, हमारा अर्बन में 1 करोड़ 18 लाख है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र को जोड़ लीजिए तो 4 करोड़ बन जाता है। और आज मैंने बजट अनाउंसमेंट में देखा 2 करोड़ और बनेंगे। तो मैं ये पूछ रहा हूं, इसमें से शहरी कितने होंगे? उन्होंने कहा कि जैसे हम आगे बढ़ते हैं, जैसे डिमांड बढ़ती जाती है, हम उसको करते हैं। पर उसके अलावा स्वनिधि योजना, आपने 78 लाख लोन दिए हैं। इसमें से कई लोग ऐसे हैं जिनको लोन मिला है, जिन्होंने पहला लोन 10,000 का लिया, लौटाया, अगला 20 का लिया, लौटाया, और तीसरा 50,000 का मिल रहा है। और दूसरी बात, आप इनकी लाभार्थियों कौन है? महिला। अगर वो आपकी स्वच्छता एक सरकारी योजना, एक जन आंदोलन बनती है, तो उसके लाभार्थी कौन है? डिग्निटी ऑफ द गर्ल चाइल्ड। प्रधानमंत्री आवास योजना में मालिकाना हक किसका है? महिलाओं का है। आज मैंने कहीं फिगर पढ़ा, पता नहीं शायद FM के स्टेटमेंट है, 71% ऑफ द बेनिफिशियरीज आर ईदर आर सिस्टर्स और को जॉइंटली। She was very eloquent on urban transport. Yes. She spoke about metro. She spoke about Vande Bharat trains. She spoke about the number of bogies in normal trains which will be converted into that. So I think anybody sitting there would realize that this is a government which is speaking out of confidence. They have demonstrated that they have delivered. And they are saying, hey, wait a minute, we haven't stopped. We are not stopping here. We are taking it further. For instance, I mentioned this 2 crore additional. She also quoted the Prime Minister to say that people who are living in rented houses or in informal settlements, slums, etc. So what you have the opening on another credit-linked subsidy scheme. So हम तो interest subvention, हमारा ऐसा है, हमारा जो प्रधानमंत्री आवास योजना का, हमारे पास एक बुके था 4 स्कीम, अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप, beneficiary-led construction, in-situ slum rehabilitation, और credit-linked CLSS. So I think overall, अच्छा दूसरा मिडिल क्लास की हम बात करते हैं। मिडिल क्लास कहाँ रहती है? शहरों में रहती है। इट्स अर्बन कॉन्सेप्ट। कितने 1 करोड़ आवास के ऊपर सोलर पैनल लगेगा। अरे ये वो रेवड़ी पॉलिटिक्स नहीं है। ये आप सोलर पैनल लगाएंगे, आपकी 15,000 से 18,000 रुपए एक साल की सेविंग होगी। उसमें आपको 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगा, और जो अधिक होगी इलेक्ट्रिसिटी, उसको आप ग्रिड में डालिए। तो आम आदमी को बहुत यहाँ पर महत्व देते हुए, आम आदमी से लेकर खास आदमी सबको यहाँ बेनिफिशियरी की तरह से देखा जाएगा। लेकिन सर, इसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है, और एलोकेशन। देखिए, इम्प्लीमेंटेशन की बात जब मोदी जी के सरकार में करते हैं, मोदी है तो मुमकिन है। ये एक सरकार है, मैंने देखा, वो शिलान्यास भी करते हैं और उद्घाटन भी उसका कर देते हैं। सारी प्रोजेक्ट्स जो हैं इन टाइम, शुरू से अंत तक, शुरू से आखिर तक, और विद इन द कॉस्ट, विद इन द टाइमलाइंस एंड विद इन द कॉस्ट एस्टिमेट्स। बिल्कुल। तो डिलीवरी भी हुई है, आगे प्रॉमिसिंग फ्यूचर दिख रहा है, और जिस तरह से कमिटमेंट अब सरकार कर रही है टू गियर अप टू मेक इंडिया दैट 7 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2030, और उसके बाद 2047 में जो हम बात कर रहे हैं, हमेशा इस चीज सरकार से थोड़ा सा मेरा एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, क्योंकि हमारे यहाँ जो एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट है, और हमारे यहाँ जो फायर इन द बेली, इफ आई मे यूज दैट टर्म,
वो लोग कह रहे हैं कि 2008 तक पहुंच जाएगी $7 ट्रिलियन इकोनॉमी या $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, उसके बाद अरे भाई यू आर एट 4.11 ट्रिलियन नाउ। करेक्ट। ओके, हम बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर का। अभी तो आपका अगला फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होगा, 2024-25 और जो 25 वाला फाइनेंशियल ईयर उसका तक आप 5 बन जाएंगे। आपको 2028 तक वेट करना। आई एम नॉट डिसएग्रीइंग विद द फाइनेंस मिनिस्टर, आई एम सेइंग दैट she or anybody else who's making the figures need to be conservative, but I can do a bit of freelancing, and as a member of the government I can tell you with confidence you will be a so it's a good thing to do, under promise over deliver, and in any case you're delivering everywhere. Correct. अगर आपने प्रधानमंत्री आवास योजना की बात की, आपने शौचालय बनाने की बात की, आपने सोलर में कितनी कैपेसिटी होने लगी है, ग्रीन हाइड्रोजन अब क्या करने जा रहे हैं, I think you have a very good story to tell. Sure. सर, लोगों की एक ऑलवेज बात होती है, और मैंने आपसे पीछे पूछा भी था जब बड़ी ये बात हो रही थी कि बहुत तेजी से सरकार पेट्रोल और डीजल के दाम में बदलाव लाने वाली है। आपने कहा बिल्कुल ये सब स्पेक्युलेटिव है। मैंने कभी नहीं कहा, मैंने ये कहा इसका निर्णय हम नहीं लेते हैं। हाँ। देखिए, पेट्रोल और डीजल का दाम कौन तय करता है? ये तो कंपनी मार्केट तय करती है। जी। इस समय ऐसी स्थिति है कि मार्केट में कच्चे तेल का दाम कितना होगा भाई साहब? 80 के आसपास होगा, 83 है, तो मतलब थोड़ा ऊपर है। क्यों है? क्योंकि रेड सी में टर्बुलेंस है, शिपिंग रूट्स अलग जा रहे हैं, इंश्योरेंस रेट ज्यादा होंगे, ये हम नहीं तय कर सकते। बट अगर आप पिछले 3 क्वार्टर का अपनी ओएमसीज का रिजल्ट देखें, प्राइवेट सेक्टर का देखें, तो इट हैज बीन अ गुड परफॉर्मेंस। बट इसमें सरकार का क्या रोल है? सरकार ने 2 समय, नवंबर 2021 में और मई 2022 में सरकार ने सेंट्रल जो एक्साइज ड्यूटी लगाती है उसको कम किया। भारतीय जनता पार्टी के जो राज्य हैं जिसमें हमारी सरकारें हैं, उन्होंने अपना वैट भी कम किया, कुछ लोगों ने नहीं किया। तो ऐसा है, आगे जाते, आज से लेके आगे जाते, the OMCs will take a view and then the government will also have to take a view on that. But I have not been supporting the speculative thing, क्या होने वाला, काम होने वाला, चुनाव आने वाला। अरे मैंने कहा भाई चुनाव तो 5 साल में होते ही रहते हैं। हम इन दोनों ही स्पेसेस में जिसमें आपने बात की एनर्जी और हाउसिंग में, मैं आपसे जानना चाहूंगी एज द मिनिस्टर, वेयर डू यू वांट टू सी दीज 2 सेक्टर्स ग्रो? क्या आपने टारगेट्स खुद के लिए रखे हैं? क्योंकि मैंने टारगेट नहीं रखे, टारगेट तो परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी रखते हैं, और उनकी सोच जो है बहुत, देखिए जो 2047 का बहुत बोल्ड और एम्बिशियस है, पर सही तरीके से स्टेज वाइज 2047 तक आपको एक विकसित भारत बनाना है। विकसित की क्या परिभाषा है? आईएमएफ की है या वर्ल्ड बैंक की कईयों के परिभाषा है कि $18,000 से के आसपास या ऊपर पर कैपिटा इनकम होना है। उसमें हमारी बड़ी गुंजाइश है। बट हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन, आप जौन सा सेक्टर देखें, अगर आपकी $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और $3,000 के आसपास आपका पर कैपिटा इनकम है, तो मान के चलिए जब 4 ट्रिलियन की 10 ट्रिलियन होगी तो पर कैपिटा इनकम भी 7-8 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और आपको अगर $15,000 पर कैपिटा पे ले जाए जो आज चीन का है, तो आप विकसित नहीं, आप उससे भी आगे चले जाते हैं। क्योंकि 2047 तक आपकी $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी, इसका मतलब है पर कैपिटा इनकम भी उतना ज्यादा होगा। एग्जैक्टली, सो वो डायरेक्शन में हम आगे बढ़ रहे हैं। आई थिंक एनर्जी विल प्ले अ बिग रोल। उसमें अर्बन सेक्टर क्या होगा? आपकी अर्बन जनसंख्या जो है जी, 1947 में आपके 17% लोग रहते थे, पर पॉपुलेशन भी 35 करोड़ थी। 2047 में कितनी पॉपुलेशन होगी? कुछ नहीं होगी, 50% ऑफ भारत विल बी लिविंग इन अर्बन स्पेसेस, और उस समय जनसंख्या जो होगी, यू कुड हैव something between 60 and 80 crore people living in urban spaces. So modern cities जिसमें वेस्ट जो है साइंटिफिकली प्रोसेस हो, 2014 में वेस्ट प्रोसेसिंग सिर्फ 14-15% थी, आज 76% है। हम 2 साल में इसको 100%। इन अदर वर्ड, जो भी आप कूड़ा आपके शहर प्रोड्यूस करेंगे, दे विल प्रोसेस इट। देन हाउसिंग विल बी यूजिंग मॉडर्न ग्रीन टेक्नोलॉजी। आज भी रेफरेंस था लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स का। लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स क्या है? वो 1 साल में बनाए गए हैं यूजिंग द लेटेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ऐसे और होंगे। प्राइवेट सेक्टर तो हमारा पहले से ग्रीन टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, पर हमारी जो सरकारी संस्थाएं हैं, CPWD, दे आर ऑल्सो नाउ यूजिंग दैट। बिल्कुल। सो आई थिंक ओवरऑल हम देख रहे हैं विकास की तरफ बढ़ते हुए। आपका अर्बन ट्रांसपोर्ट जो आज 906 किलोमीटर हो, 1600 किलोमीटर पर पहुंच जाएगा। सो ग्रोथ है हर जगह, आपने बिल्कुल सही बताया। एनर्जी वीक, जो इंडिया एनर्जी वीक एक बहुत बड़े लेवल पर डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है हमारी स्ट्रेंथ इन दिस स्पेस, जहां विदेशी बड़ी कंपनियां पूरी भागीदारी दे रही हैं।
सर उसके बारे में हमें पूरे बताइए। आंकड़े याद नहीं, पर 30,000 या 35,000 से अधिक अटेंडीज होंगे, 900 कंपनियां पार्टिसिपेट करेंगे, 18 देश से मंत्री आ रहे हैं। देखिए, आज ग्लोबल एनर्जी कैलेंडर पे हमारा जो सेकंड एडिशन है इंडिया एनर्जी वीक का, पहला एडिशन ही कैलेंडर पे रजिस्टर हो गया, पर ये दूसरा वाला उसको और भी आगे ले जा रहा है। तो क्या बड़ी मैसेजिंग इससे आप देना चाहिए? इससे कि एनर्जी सेक्टर में द बज इज दैट द एक्शन इज इन इंडिया। क्यों, मैं बताता हूं। अगले 20 साल में, 2 दशक में 25% जो ग्लोबल ग्रोथ होगी वो इंडिया से आएगी। अगर डिमांड इंडिया में है, प्रोडक्शन इंडिया में होगी और कंजम्पशन इंडिया में होगी, तो आप मान लीजिए कि अगर आप वर्ल्ड मैप देख लें, देयर आरंट एज मेनी प्लेसेस लाइक इंडिया वेयर द एनर्जी स्टोरी इज प्लेइंग आउट। बिल्कुल। और जो ऑयल के इंपोर्ट को हम उस पर डिपेंडेंसी जो कम कर रहे हैं, उस डायरेक्शन में भी हम कम भी कर रहे हैं, खुद भी प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। बायोफ्यूल्स, देखिए 3 चीजें हैं। अवेलेबिलिटी, वेर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, अगर कहां भी थोड़ी सी भी एनर्जी की कमी हो जाए हल्ला मच जाता है। अफोर्डेबिलिटी, पिछले 2-3 साल में दुनिया में जो भी हुआ, भारत में दाम पेट्रोल डीजल का दोनों कम हुआ। और तीसरी बात सस्टेनेबिलिटी, बायोफ्यूल्स, कंप्रेस्ड बायोगैस, ग्रीन हाइड्रोजन, ऑल आर अ गुड स्टोरी। अंतरिम बजट में तो बहुत इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट्स हुए सर, कैसे गियर अप करें फॉर द मेन बजट? अब एक्सपेक्टेशंस आर सोअरिंग हाई। ये स्पेकुलेशन में आप जा रही हैं। मेन बजट के लिए पहले चुनाव होंगे। नहीं, बट हम उम्मीद ज्यादा रखे हैं। आप तो उम्मीद, तो मैं समझता हूं आप जितना ज्यादा उम्मीद लगेगी उसकी एक्सपेक्टेशन आपकी मीट भी होंगी। ये एक लेगेसी इशू है। 2010 में शायद मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया था कि जो गैस कंपनीज ये जो गैस सप्लाई करती है फर्टिलाइजर प्लांट में, उसमें गैस के दाम के अलावा एक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है और एक तीसरा एलिमेंट होता है मार्केटिंग मार्जिन। मार्केटिंग मार्जिन क्या होता है? मान लीजिए कि प्रोडक्शन पॉइंट से सप्लायर, उनकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कहीं बैड डेट हुआ हो, तो मार्केटिंग मार्जिन उन्होंने कहा था कि 1000 स्टैंडर्ड क्यूबिक यूनिट्स पे 200 रुपए की वो लगेगी। तो हो गया, ये 200 रुपए हमारी गेल दे रही थी, और फर्टिलाइजर कंपनी इस पे स्पेंड करके जो हमारे उनको ये सब्सिडी भी मिल रही थी। उसके बाद फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने शायद एक केस फाइल किया था और उन्होंने कहा था दिस शुड बी मेड अवेलेबल टू ऑल, उससे शुड बी मेड अवेलेबल टू प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर प्लेयर। तो 2009 में प्राइवेट सेक्टर प्लेयर भी आ गए थे बीच में, कृष्णा गोदावरी बेसिन में जो हुआ। तो जो निर्णय आया था, तो 2015 से तो ये पे हो रहा है। हाँ, बट 2009 से 15 का जो रह गया था, जो कोर्ट का केस आया था, उन्होंने डेट नहीं दी थी। तो फिर फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने शायद 2019 में एक और कोर्ट में फाइल किया। उन्होंने कहा कि फर्टिलाइजर विभाग के सचिव और पेट्रोलियम नेचुरल गैस विभाग के सचिव बैठे और उसको इस पे बातचीत करें, और दिस शुड बी प्लेस बिफोर द कैबिनेट। सो दिस इज वन ऑफ द लेगेसी इशूज, वो आज तय हो गया। Which you've resolved. All right, sir. Hope to see that soon. Thank you so much for your time. Thank you.